बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिजिक्स के साथ हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3.2 के मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी इसकी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो ये तकरीबन बड़ी बॉडी से लेकर हेवनली बॉडी से लेकर यूनिवर्सल बॉडी से लेकर ये हर छोटी बॉडी पर भी इस्तेमाल होता है। बिगर बॉडीज जैसे एटम और मॉलिक्यूल पर भी इसमें भी ये इसकी एप्लीकेशन है। जब इंटरेक्ट करते हैं तो इनमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी बहुत एक दिलचस्प एग्जांपल जो है वो गन एंड बुलेट की है। तो जब गन जो है फायर नहीं की थी तो उस वक़्त गन और बुलेट की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो थी, दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो इसलिए गन का मोमेंटम भी ज़ीरो और बुलेट का मोमेंटम भी ज़ीरो था बिफोर फायरिंग द गन। अब जब गन को हमने फायर किया है तो ये बुलेट जो है ये फॉरवर्ड मूव करता है वी वेलोसिटी के साथ, यानी इसकी मैस कम है और वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है। तो मोमेंटम जो है ये आगे को मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत जो है ये गन जो है रिकॉइल्स बैक, यानी पीछे को मूव करेगी। यानी जब फाइनल मोमेंटम को ज़ीरो रखने के लिए ये गन पीछे को मूव करेगी, चूँकि गन का मैस ज़्यादा है और ये कम वेलोसिटी के साथ पीछे रिकॉइल्स करेगी। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। जब इन दोनों मोमेंटम, दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम को हम ऐड करेंगे तो फिर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग द गन एंड आफ्टर फायरिंग द गन ज़ीरो ही रहेगा। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल। और इसी लॉ के तहत जो ये दूसरे जो हैं रॉकेट वगैरह जो हैं इसी लॉ के तहत जो है ये मूव करते हैं। यानी उनकी ये रॉकेट जो है, जेट इंजन जो है वो नीचे को गैसेस जो हैं पीछे को धकेलते हैं और इन गैसेस मोमेंटम के साथ जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ पीछे गैसेस निकलती हैं। इनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए रॉकेट जो है ऊपर को मूव करता है। क्रैकर जो जिसको हम ये नीचे को क्रैकर जो है इसमें से गैसें तेज़ी से नीचे को निकलती हैं और इसका मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जो है क्रैकर ऊपर को जाता है वो उतनी स्पीड के साथ। तो आइए अब हम जो है इस क्वेश्चन को किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन को किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस लॉ इज अप्लाइकेबल यूनिवर्सली, i.e. it is true not only for bigger bodies but also for atoms and molecules. An interesting example of this law is bolt fire by a gun. Suppose a bolt of mass m is fired by a gun of mass capital M. Before firing, the velocity of the bolt as well as the gun was zero. Therefore, total momentum of the system was zero. When the gun is fired,
bolt moves forward with a velocity v, where as the gun recoils backward with a velocity v, capital V. According to law of conservation of momentum, total momentum before firing is equal to the total momentum after firing. Before firing, total momentum was 0. After firing, total momentum was m, capital M, mass of the gun multiplied by velocity of the recoils, and plus mass of the bolt मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट। तो इसको रीअरेंज किया हमने तो वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल जो है v इज इक्वल टू माइनस एम mass of the bolt divided by multiply by velocity of the bolt divided by mass of the gun। तो नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है कि गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। The negative sign indicates that the gun moves in a direction opposite to that of bolt. Example number 2. Rocket or jet engines also works on this principle. In both of the system, gases are produced at a high temperature due to the burning of fuel. These gases rush out with large momentum in the backward direction. As a result, the rocket or engine moves forward with the same momentum. तो अब जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है 3.12 एक्सरसाइज का, why is the law of conservation of momentum important? Conservation of momentum इम्पॉर्टेंट। तो ये लॉ क्यों इम्पॉर्टेंट है? अकॉर्डिंग टू दिस law is applicable universally. It is true not only for bigger bodies but also for atoms and molecules. Besides this, rocket and jet engines works according to the law of conservation of momentum। तो इसके मतलब क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 3.13। When a gun is fired, it recoils why? तो गन पीछे को क्यों झटका लगता है जब गन को फायर किया जाता है? जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब गन को फायर नहीं किया जाता बिफोर फायरिंग द गन, तो गन की वेलोसिटी भी ज़ीरो थी और बुलेट की वेलोसिटी भी ज़ीरो थी। तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग द गन वाज ज़ीरो। तो उस वक्त गन का मोमेंटम ज़ीरो था और जब हमने गन को फायर किया तो बुलेट जो है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ बुलेट ने आगे को मूव करना शुरू कर दिया। तो ये वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से बेशक ये बुलेट की मैस कम थी, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम ज़्यादा था, मोमेंटम आगे को। तो इस मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। यानी इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो ही होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए गन जो है ये बैक साइड को
मूव करेगी रिकल्स, इसको पीछे को झटका लगेगा, यानी नेगेटिव मोमेंटम जो है इसकी वेलोसिटी बुलेट की आगे को है और गन की वेलोसिटी रिकल्स की पीछे को होगी, तो दोनों का मोमेंटम जो है नेगेटिव, एक का मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऐड होंगे, मोमेंटम दोनों का इक्वल है। बेशक वेलोसिटी इसकी बुलेट की ज़्यादा थी और मैस कम था, मोमेंटम उतना ही है, लेकिन गन की वेलोसिटी कम है पीछे को और मैस ज़्यादा है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है ये बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्ट होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए अब हम इसको यूं जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। बिफोर फायरिंग द गन वेलोसिटी ऑफ द गन एंड द बुलेट वाज ज़ीरो, hence initial momentum of the system was zero. When the gun was fired, the bullet moves in forward direction with certain momentum. To conserve momentum, the gun recoils back with the same momentum. तो दोनों मोमेंटम का हम हेंस द टोटल फाइनल मोमेंटम, हेंस द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ the system will be ज़ीरो। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।